प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी वैदिक सभ्यता की और वैदिक सभ्यता के बारे में बताते हुए हमने बताया था कि वैदिक सभ्यता के जनक कौन थे, वे कहाँ से आए थे, उनका मूल निवास स्थान कहाँ था और भारत में उनका प्रसार किस तरह हुआ, उनका मुख्य साहित्य क्या था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद कालीन या पूर्व ऋग्वेद कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। तो देखिए, सामाजिक जीवन में सबसे पहले प्रमुख इकाई परिवार होता है और ऋग्वेद काल में परिवार समाज की मूल इकाई था। परिवार पितृमूलक होते थे, यानी कि पिता परिवार का मुखिया या गृहपति होता था। संपत्ति पर उसका अधिकार होता था और परिवार के सभी सदस्यों को उसके आदेशों का पालन करना होता था। आज्ञा की अवहेलना करने वाले सदस्यों को वह अपनी इच्छानुसार कठोर से कठोर दंड दे सकता था। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी, यानी कि माता पिता, भाई बहन, काका भतीजा, पुत्र पौत्र आदि एक परिवार में सामूहिक रूप से रहते थे और मिलजुल कर काम करते थे। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान किस तरह का था, आइए इसके बारे में भी हम जान लें। तो उस समय हालांकि परिवार पुरुष प्रधान थे, पुरुष की प्रधानता थी, फिर भी समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। स्त्रियों का स्थान परिवार में उच्च था। वे पति की अर्धांगिनी तथा गृह स्वामिनी मानी जाती थी। पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी, पत्नी आनंद है। जहाँ जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है आदि का प्रमाण हमें ऋग्वेद के अनेक मंत्रों से मिलता है। स्त्रियां यज्ञ याजन तथा धार्मिक उत्सवों में भी स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी, जिसके परिणाम स्वरूप घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी स्त्रियां हुई थी, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। परिवार में स्त्रियों का कार्य घर का प्रबंध, बच्चों का लालन पालन तथा गृहस्थी के अन्य कामों के साथ साथ ताना बुनना भी था। ऋग्वेद में उसे कहीं अग्नि देवता के समान तो कहीं उषा देवी के समान बताया गया है। फिर भी ऋग्वेद के मंत्रों में पुत्रों की कामना अधिक देखने को मिलती है। स्त्रियों को सभी प्रकार का सम्मान उपलब्ध था, परंतु शादी से पूर्व उन्हें पिता के नियंत्रण में, शादी के बाद पति के नियंत्रण में और पति की मृत्यु के बाद पुत्र की देखरेख में जीवन बिताना होता था। अब हम चर्चा करें विवाह की। तो ऋग्वेद काल के विभिन्न संस्कारों में विवाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। विवाह को एक उच्च एवं पवित्र संस्कार समझा जाता था। विवाह के पहले आजकल की भांति दोनों पक्षों के लोग लड़के लड़कियों की चारित्रिक, शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेते थे। सामान्यतः माता पिता ही संबंध तय करते थे, परंतु कहीं कहीं लड़के लड़की की पूर्व स्वीकृति लिए जाने के उदाहरण भी मिलते हैं। ऋग्वेद काल में भाई बहन तथा पिता पुत्री में वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता था। कुछ विद्वानों के अनुसार बाद में सपिंड, सगोत्र, सप्रवर विवाहों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ऋग्वेद में अंतरजातीय विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं।
इसमें अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। अनुलोम विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण विमद और राजकन्या कमधु और ब्रह्मऋषि श्यावश तथा राजकन्या दाम्भर्य के विवाहों का उल्लेख मिलता है। यानी कि अनुलोम विवाह में वर उच्च कुल का और कन्या निम्न कुल की हो सकती है। प्रतिलोम विवाह में कन्या उच्च कुल की और वर निम्न कुल का हो सकता है। सामान्यतः एक पत्नी रखने की परंपरा थी, परंतु ऐसा अनुमान है कि राजा तथा संपन्न लोग एक से अधिक पत्नियां भी रखते थे, परंतु स्त्री एक से अधिक पति नहीं रख सकती थी। ऋग्वेद में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता। सती प्रथा के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के एक अंश के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उस समय के समाज में सती प्रथा प्रचलित थी, परंतु उनके तर्कों में विशेष बल नहीं है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद काल में आर्यों में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसके स्थान पर नियोग प्रथा के अंतर्गत विधवा स्त्री को पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ पत्नी के रूप में रहने की स्वीकृति प्राप्त थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान समाज में घृणित नहीं समझी जाती थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सधवा स्त्री को भी पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने पति के जीवन काल में ही अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति दे दी जाती थी। ऋग्वेद में नियोग प्रथा तथा पुत्र प्राप्ति के लिए अस्थायी संबंधों का तो उल्लेख मिलता है, परंतु विधवा विवाह के स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलते। अब देखिए वर्ण व्यवस्था। भारत में आर्यों के साथ साथ ही भारतीय समाज में दो वर्ग अस्तित्व में आए। एक था आर्य वर्ग और दूसरा था अनार्य वर्ग। इस वर्ग भेद के कई कारण थे। एक कारण था विजेता और विजित होने का। आर्य विजेता थे और अनार्य पराजित की श्रेणी में आ गए थे। शासक और शासित में भेद होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण था रंग भेद अथवा वर्ण का। आर्य लोग गौर वर्ण के थे और अनार्य लोग कृष्ण वर्ण के थे। दोनों की शारीरिक रचनाओं में भी भेद था। आर्यों की नाक ऊंची थी, इसके विरुद्ध अनार्यों की नाक बैठी हुई थी। तीसरा कारण था दोनों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों की भिन्नता। आर्य लोग यज्ञ अनुष्ठान व्रतों का पालन करने वाले थे। चौथा कारण था आर्यों में अपने रक्त की विशुद्धता को बनाए रखने की कामना, अतः उन्होंने अनार्यों से संपर्क स्थापित नहीं किया। इस प्रकार समाज में दो वर्ग कायम हो गए। दोनों वर्ग रंग, शरीर, रचना, संस्कृति, जाति और भाषा की दृष्टि से नितांत भिन्न थे। ऋग्वेद में भी उल्लेख है कि उग्र प्रकृति के ऋषि अगस्त्य ने दोनों वर्णों का पोषण किया। आर्यों में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कब और कैसे हुई होगी, यह प्रश्न अभी अधिक विवादास्पद है। कुछ लोगों की मान्यता है कि भारत में आर्यों में वर्ण व्यवस्था का उदय पूर्व में हो चुका था, और कुछ की मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था का उदय भारत में ऋग्वैदिक काल में हुआ। कुछ की मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था का उदय और विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। पूर्व में आर्य समाज को शायद ही वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी हो, क्योंकि प्रत्येक आर्य व्यक्तिगत रूप से देवताओं की उपासना एवं यज्ञ करता था, अतः ब्राह्मण पौरोहित्य की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार प्रत्येक आर्य को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। इसके लिए किसी वर्ण विशेष की आवश्यकता नहीं थी। यही कारण है कि ऋग्वेद के प्रारंभिक मंडलों में वर्ण व्यवस्था संबंधी उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता। वैश्य और शूद्र शब्दों का उल्लेख तो केवल 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिलता है, परंतु भारत में आर्यों को अनार्यों से पग पग भूमि के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा। इन नवीन परिस्थितियों ने आर्यों की प्राचीन व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, अतः उन्हें अपने समाज को पुनः संगठन करने की आवश्यकता हुई। नया संगठन कार्य विभाजन के सिद्धांत पर किया गया। समाज को एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो युद्धों की विभीषिका से दूर रहकर आर्य धर्म की रक्षा कर सके, मंत्र रचना, मंत्र संरक्षण कर सके और मंत्रों को विशुद्ध रूप में याद रख सके तथा राष्ट्र कल्याण और शत्रुओं पर विजय के लिए
देवी देवताओं की स्तुति कर सके। इस वर्ग को ब्राह्मण नाम दिया गया। इसके साथ साथ उन्हें एक ऐसे वर्ग की भी आवश्यकता हुई जो युद्ध विद्या में निपुण हो, राष्ट्र और जन की रक्षा तथा विस्तार के लिए लड़े जाने वाले युद्धों में भाग ले सके और राजकीय तथा प्रशासकीय कार्यों का संचालन कर सके। इस वर्ग को क्षत्रिय नाम दिया गया। शेष आर्य समाज निश्चिंत होकर कृषि, वाणिज्य तथा अन्य व्यवसायों के द्वारा राष्ट्र तथा समाज की आर्थिक उन्नति में जुट गया। इसे वैश्य नाम दिया गया। युद्ध में पराजित अनार्य जो आर्यों के समाज के अंग बन गए थे, दास या दस्यु कहलाए। इन लोगों को निम्न स्तर के कार्यों के लिए नियोजित कर लिया गया। इस प्रकार समाज में कार्य अर्थात कर्म के आधार पर 4 वर्गों का निर्माण हुआ। ये 4 वर्ग धीरे धीरे 4 वर्णों के रूप में विकसित हो गए। ऋग्वेद के प्रथम 9 मंडलों में इन चारों वर्णों का उल्लेख नहीं है। केवल 10वें मंडल, जिसकी रचना काफ़ी बाद में हुई थी, का पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख करता है। इस सूक्त के अनुसार विराट पुरुष यानी ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। मजे की बात तो यह है कि इस पुरुष सूक्त को छोड़कर संपूर्ण ऋग्वेद में कहीं भी वैश्य तथा शूद्र शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता। अतः अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि बाद के व्यवस्थाकारों ने इस वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय रूप देने की दृष्टि से पुरुष सूक्त की रचना की होगी। अब आइए हम देखते हैं वेशभूषा। आर्यों की या ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की वेशभूषा। आर्यों की वेशभूषा साधारण थी। वे मुख्यतः 3 तरह के वस्त्र पहनते थे। पहला, कमर के नीचे धोती जिसे नीवी कहा जाता था। दूसरा, शरीर पर शॉल की भांति ओढ़े जाने वाला वस्त्र जिसे वास कहा जाता था। और तीसरा, ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र जिसे अधिवास अथवा द्रापी कहा जाता था। आर्यों में पगड़ी पहनने का रिवाज भी था। पगड़ी को वे लोग उष्णीय कहते थे। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृग चर्म के होते थे और वे लोग वस्त्रों को सिलकर भी पहनते थे। उन्हें रंगीन वस्त्रों का काफ़ी शौक था। वस्त्रों पर सोना चांदी व जरी का काम भी किया जाता था। आर्य स्त्री और पुरुष दोनों बाल रखते थे। पुरुष दाढ़ी भी रखते थे। स्त्रियां विविध प्रकार से केश संवारती थी, वेणी गूंथती थी और जूड़ा बांधती थी। स्त्रियों और पुरुषों दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। वे मुख्यतः हार यानी निष्क, कंठे, नुपुर, गजरे, भुजबंद, केयूर, कंकण, अंगूठी आदि आभूषण पहनते थे। सिर पर कुंभ नामक विशेष प्रकार का आभूषण धारण किया जाता था। अब देखिए इनका खान पान किस तरह का था। आर्यों का खान पान सादा परंतु शक्तिदायक होता था। उनके भोजन में गेहूँ, जौ, घी, दूध, दही, फल एवं सब्जियों की प्रधानता होती थी। ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी भी थे। विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग किया जाता था। ऐसे ही विशेष अवसरों पर आर्य लोग सोम रस नामक मादक पेय भी पीते थे, किंतु यह शराब न होकर एक विशेष प्रकार की वनस्पति का रस होता था। वैसे ऋग्वेद में कहीं कहीं पर सुरापान की निंदा भी की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि आर्य विद्वान सुरापान के दोषों से परिचित थे। अब देखिए इनकी नैतिकता। आर्यों ने मानव जीवन को उसके समग्र रूप में देखा था और वे नियमितता तथा नैतिकता को जीवन में बड़ा महत्व देते थे। उनके आचार विचार बड़े बूढ़ों तथा गुरुजनों का आदर करना, अपने से छोटों के साथ स्नेह रखना, अतिथि सत्कार करना उत्तम समझते थे। चोरी, लूटपाट, व्यभिचार आदि अनैतिक कार्यों को पाप की दृष्टि से देखते थे। आर्यों के जीवन में समाज सेवा की भावना का विशेष महत्व था। कुल मिलाकर आर्यों ने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया था। अब देखिए इनका मनोरंजन। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्य लोग प्रवृत्ति मार्गी थे। वे अपने मौजूदा जीवन को सुखी और सानंद बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। जीवन को उल्लास के साथ बिताना उनका व्यसन था। वे लोग अपने आमोद प्रमोद के लिए विविध उत्सवों का आयोजन करते थे।
इस प्रकार के उत्सवों में नृत्य, गान एवं वाद्य के प्रदर्शनों से अपना मनोरंजन किया करते थे। इन प्रदर्शनों में स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। नृत्य के लिए वीणा और करताल का प्रयोग होता था। गान में विभिन्न प्रकार के मंत्रों तथा गीतों का और वाद्य संगीत में वीणा, दुंदुभी, शंख, झांझ और मृदंग का प्रयोग किया जाता था। संगीत के अलावा घुड़दौड़, रथ दौड़, मल्लयुद्ध भी मनोरंजन के आकर्षक साधन थे। ऋग्वेद में जुआ अथवा ध्रुत क्रीड़ा का भी उल्लेख मिलता है। आखेट भी मनोरंजन का एक अच्छा साधन था। अब देखिए इनकी शिक्षा और लेखन कला। ऋग्वेद काल में शिक्षा का बड़ा महत्व था। अनुमान है कि उस युग में शिक्षा मौखिक रही होगी, क्योंकि लेखन कला के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। शिक्षा का आधार सादा जीवन और उच्च विचार था। प्रत्येक ऋषि कुल एक वैदिक विद्यालय का ही स्वरूप था, जहाँ ऋषि मुनि लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करते थे। गायत्री मंत्र उस युग के ज्ञान का उच्चतम छोर माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में की संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत थी। उसका व्याकरण संबंधित ज्ञान नितांत परिपूर्ण था। प्रत्येक क्रिया के अलंकार, वचन, पुरुष आदि सुनिश्चित थे और कारक एवं विभक्तियों के रूप में भी नियत है। उच्चारण के 7 प्रकार और वाक्य की 4 अवस्थाओं का उल्लेख भी मिलता है। शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बौद्धिक विकास तथा आचरण की सभ्यता को विकसित करना था। इसमें आत्मनिरीक्षण की पद्धति पर विशेष जोर दिया जाता था। अब देखिए लेखन कला। ऋग्वेदिक आर्य लेखन कला से परिचित थे अथवा नहीं, यह प्रश्न बहुत अधिक विवादास्पद है। मैक्स मूलर का मत है कि 4वीं सदी ईसा पूर्व के पहले भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था। यूलर नामक विद्वान का मत है कि भारतीय वर्णमाला प्रारंभिक फोनीसियन वर्णमाला से विकसित हुई होगी। उपर्युक्त मतों में अधिक वजन प्रतीत नहीं होता। मैकडॉनेले तथा विंटरनित्ज आदि विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद के प्रथम मंत्र की रचना से लेकर आखिरी मंत्र की रचना के मध्य सैकड़ों वर्ष का समय लगा होगा। तब हमें यह मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद जैसे विशाल ग्रंथ को केवल मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा गया होगा। यह स्मरण शक्ति का अद्वितीय चमत्कार माना जाएगा, परंतु जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः यह मानना ही उपयुक्त होगा कि आर्यों को लेखन कला का ज्ञान था। डॉक्टर भंडारकर ने तो यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया है कि आर्यों को ऋग्वैदिक समय से ही लेखन कला का ज्ञान था और उनकी ब्राह्मी लिपि प्रागैतिहासिक काल के मिट्टी के बर्तनों पर प्राप्त वर्णों तथा चिन्हों से विकसित हुई प्रतीत होती है। परंतु जैसा कि डॉक्टर R.C. मजुमदार का कहना है कि जब तक निश्चित साक्ष्य प्रकाश में नहीं आ पाते तब तक इस प्रश्न को हल करना संभव प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार अभी यह प्रश्न रहस्य में अंधेरे में ही पड़ा हुआ है। आगे हम चर्चा करेंगे पूर्व वैदिक आर्यों की आर्थिक स्थिति या आर्थिक जीवन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।